Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the chloralkali process, in which we take some sodium chloride solution, that is a sodium chloride with a water, है ना? So it's called sodium chloride solution, or we can say that brine solution. Now we see that whenever we will mix the sodium chloride and water together, it forms a sodium hydroxide. यानी कि क्लोरअल्कली प्रोसेस क्या करती है, सोडियम क्लोराइड और वाटर को कंबाइन करने पर जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. तो क्लोरअल्कली प्रोसेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की एक मेथड होती है. नाउ अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, इसका क्या यूज है, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में देखा है ना कि हम जब भी किसी भी प्रोसीजर के थ्रू जब कोई नई चीज़ बनाते हैं, है ना, तो जब भी हम ये चीज़ों को बनाते हैं तो इनका फर्दर कुछ यूज़ होता है. जैसे मैंने एक केमिकल बनाया तो उस केमिकल का भी फर्दर उससे भी कोई नए केमिकल्स बन सकते हैं, या उसका भी कहीं अपनी डेली लाइफ में यूज़ हो या कहीं लैबोरेटरी यूज़ है. तो हर एक प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट बन सकता है और उसके कई सारे यूज़ भी होते हैं. तो हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूजेस देखेंगे. तो आपका फर्स्ट यूज है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में. यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हो. तो कैसे करते हैं, देखो, जब आपने यहाँ लिखा है कि जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की, किसकी, एक्वस सोडियम क्लोराइड की, यानी कि सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला, उसको हम कहते हैं एक्वस सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक का पानी में घोल, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं. इसकी कौन सी प्रोसेस की है आपने, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस की है. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं जिसे. तो इससे क्या बना है, इससे आपको एक चीज दिखती है कि क्लोरीन गैस इसमें से यूज होती है. ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हर रिएक्शन का इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट से नई चीजें बनेगी. तो इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके कारण कौन सी गैस रिलीज हुई है, क्लोरीन गैस रिलीज हुई है. अब ये जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई है, इसका यूज कहाँ करेंगे हम, इसका यूज हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं. तो पहले हमने क्लोरअल्कली प्रोसेस की, इससे जो क्लोरीन मिली मुझे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी अपना एक यूज होगा. उसके बाद क्लोरीन का यूज हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कर लिया. कैसे किया, हमें पता है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ये आपको दिख रहा है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, जिसको बोलते हैं चूने का पत्थर, उसका हमने पाउडर बना लिया, सेलेक्ट द लाइन. ठीक है, तो उसका पाउडर बनाकर एक हेसेन-क्लेवर मेथड होती है, उसमें इसके पाउडर के साथ या इसके पाउडर के अंदर क्लोरीन गैस को पास किया जाता है प्रेशर के साथ. तो ये जो पाउडर है वो क्लोरीन गैस है जो प्रेशर से हमने इसके ऊपर भेजी है, किसके ऊपर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर या सेलेक्ट द लाइन पर, वो धीरे धीरे क्लोरीन गैस से रिएक्शन कर लेता है और CaOCl2 बनाता है. ठीक है, जिससे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर. ठीक, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. ठीक है, वो लगने से हाइपो वर्ड लग जाता है. नाउ एक्चुअल कंपोजिशन कैसे होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि देखो मैं आपको इसमें समझा देती हूँ. कुछ इस तरीके से पहला जार है, उस जार के सबसे ऊपर फनल लगा दी जाती है. उस फनल में ऊपर से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक पाउडर डालते हैं. ठीक है, और उसके अंदर रोटर्स होते हैं. तो वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, आप नेट पर सर्च करके देखिएगा, तो उसके अंदर वो फैंस होते हैं, वो रोटेट होते हैं. कुछ ब्लेड्स अरेंजमेंट होता है लंबी सी, वो उस कैल्शियम सेलेक्ट लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रोटेट करती हुई ऊपर से कहाँ लाती है, फिर यहाँ फनल होगी, फनल के बाद नेक्स्ट ट्यूब होती है, नेक्स्ट से फिर उससे नेक्स्ट ट्यूब होती है. तो वो सारी हॉरिजॉन्टल तरीके से अरेंज होती है. ठीक है, सारी हॉरिजॉन्टल ट्यूब रहती है और उनके सबके वर्टिकल कनेक्शन आपस में बने होते हैं. तो जब सबसे ऊपर वाले पार्ट से हम स्लैक लाइन फील करते हैं, तो वो ब्लेडर्स के थ्रू वो रोटेट होता हुआ फर्स्ट से सेकंड, देन सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, ऐसे करता हुआ नीचे की तरफ आता है. और नीचे की साइड से हम प्रेशर से क्लोरीन गैस रिलीज करते हैं. तो जैसे ही हमने क्लोरीन गैस पास की, तो गैस हल्की होने के कारण कहाँ आती है, नीचे से ऊपर की ओर, और पाउडर कहाँ आता है, ऊपर से नीचे की ओर. इस केस में जितना टाइम वो उस रोटर्स के अंदर रहता है, उतने टाइम में ये सेलेक्ट लाइन और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो जाते हैं. और कंबाइन होकर जब फाइनली नीचे जो जार में हमें कलेक्शन मिलता है, वो मिलता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2. ठीक है, अब देखो यहाँ समझाने के लिए सिंपल वे में मैंने डायरेक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समझा दिया.
का Cl2 बना है, ठीक है। तो यहाँ से H2 था और O भी 2 था, तो H2 अलग हो गया, O2 थे तो एक O इसके साथ कंबाइन हो गया और एक O वाटर के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। तो ये CaCl2 आप याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ कहाँ होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है कॉटन और लिनेन टाइप की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कपड़ों की जो फैक्ट्रीज होती है उसमें यूज़ होता है। स्पेशली ब्लीचिंग पाउडर वुड पल्प यानी लकड़ी की जो छिलन होती है ना पेपर इंडस्ट्री में, उसको प्रॉपर वॉश करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा वाटर पार्क्स वगैरह उसमें भी ब्लीच डाला जाता है ना, ये इसी का केमिकल कंपोजिशन है। कपड़ों की बहुत अच्छी सफाई करनी हो तो भी हम घर में यूज़ कर सकते हैं। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में, और इसकी जगह आप एक और पॉइंट अपने मन से ऐड कर सकते हो लेबोरेटरी में, क्योंकि लेबोरेटरी में हर केमिकल का कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर होता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और इसमें जर्म्स को हटाने के लिए इसमें ये डाला जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है। नाउ द बेकिंग सोडा इज इसका सेकेंड यूज़ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूज़ देखने वाले हैं, ये जो क्लोरल्केलाइन प्रोसेस की थी ना उसका, तो वहाँ पर आपने देखा था NaCl बनता है, NaCl को बोलते हैं, क्लोरीन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, तो एक क्लोरीन जो निकली उसका यूज़ तो हमने देख लिया ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। उसी तरह कुछ जनरल केमिकल फॉर्मूलेज है जो आपकी डेली लाइफ में आपने देखे होंगे, उसमें से लिखा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किचन पर्पस में यूज़ होता है, जैसे कि आप कोई पकौड़े वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा स्मूथनेस लाने के लिए, उसको क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग सोडा डाला जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बेकिंग सोडा से कुकिंग भी फास्टर हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा पल्स राइस या कुछ ग्रेन्स होते हैं जो नॉर्मली बॉयल प्रेशर कुकर के अंदर सॉफ्ट नहीं हो पाते बहुत जल्दी, तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालने से उनकी कुकिंग प्रोसेस अच्छी होती है, बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस तरह से उसका केमिकल नेम आप लर्न कर लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों, Na मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, लेकिन बीच में H कंपाउंड जुड़ने के कारण क्या हो गया, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बनता कैसे है, ये भी सिंपल NaCl का बॉटम है सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, दोनों गैस पास करनी पड़ती है। जैसे कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की है और दूसरा अमोनिया गैस पास करवाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये जो अमोनिया है ये इस वाटर से, या H2 था ना, एक हाइड्रोजन लेकर NH4 आयन बनाएगा, NH4 प्लस, क्योंकि जब NH3 ये कंप्लीट फॉर्म है, तो जब ये जो NH3 है ये अभी कंप्लीट है, अगर ये इससे एक हाइड्रोजन गेन करता है तो क्या आता है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है, तो ये क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन लेने के कारण इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। अगर इसके ऊपर एक प्लस है तो NaCl भी यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, Na प्लस और Cl माइनस में, ये Cl माइनस इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आया था NH4 प्लस Cl से कंबाइन हो जाएगा, एक प्लस से एक माइनस कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। Na पर कितना चार्ज था, प्लस चार्ज था, क्योंकि Cl अब उससे अलग हो गया है, और एक हाइड्रोजन बचा था, तो Na एक हाइड्रोजन और यहाँ पर O जो बचा है वो CO2 के साथ कंबाइन होकर CO3 कार्बोनेट फॉर्म बना लेता है। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो कि आपका खाने का सोडा होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें कुकिंग पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। नाउ सी हियर, जब आप इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को थोड़ा सा हीट करोगे तो ये क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये इसके रिएक्शन आप लोग याद करिएगा, माइंड में रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, तो वो होता है NaCO3, जिसका मतलब होता है खाने वाला सोडा, ठीक है। और अगर Na2CO3 की बात करते हैं तो ये कपड़े धोने वाला सोडा है, दोनों में डिफरेंस है। एक कुकिंग पर्पस में यूज हो रहा है खाने के लिए, और दूसरा है वॉशिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और Na2CO3 कौन सा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, बट इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होते हैं, जो कि अपन आगे देखेंगे। अब बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होता है, तो आपको पता है बेकिंग पाउडर बनाने में, केक, इडली वगैरह ये सब चीज़ों में भी डालते हैं, है ना। और बेकिंग सोडा का जो मिक्सचर होता है, और साथ में माइल्ड एडिबल एसिड बनाने में, जैसे कि पैट्रिक एसिड है, तो जब बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं ना पानी के साथ मिलाकर, तो इस तरह की रिएक्शन होती है। तो ये वाटर कंपाउंड के
साथ मिक्स कर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और सोडियम सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, जिस भी एसिड के साथ मिला लो, जैसे टेट्रिक एसिड है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड है या जिस भी टाइप का एसिटिक एसिड है, तो जिस एसिड के साथ मिला रहे हो ये सोडियम उस एसिड से रिएक्शन कर लेता है और ये H और H मिलकर H2O और CO3 की जगह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम में आता है कि क्या होता है बेकिंग सोडा, मतलब उसका सिर्फ केमिकल फॉर्मूला आता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला पूछते हैं और उसके यूजेस पूछते हैं, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता, बट आपके नॉलेज के लिए आपको रीड करना जरूरी है, ठीक है। अब इसके यूजेस तो आपको समझ में आ गए कि क्या है, एज अ बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, इसको बहुत शॉर्ट में भी लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो इंग्रेडिएंट, अब ये एंटासिड में भी काम में आता है क्योंकि एक इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट मतलब फूड में फूड को टेस्टी या डिलीशियस बनाने के लिए मिलाने वाले मसालों में आता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स मतलब जैसे कि एंटा एसिड मतलब क्या, कोई चीज़ ऐसी होती है बहुत ज़्यादा तीखी या ऐसी, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा मिला भी देते हैं ना तो ये एंटा एसिड मतलब एक बेस की तरह काम करता है, एसिड के इफेक्ट को कम करना एंटा एसिड कहलाता है, समझ लो ना। एंटा एसिड का मतलब होता है बेस, जो एसिड का उल्टा काम करते हो, इसलिए इनका नाम रखा है एंटा एसिड्स, ठीक है। एंटासिड्स कंबाइन नेम क्या है, एंटासिड्स, ठीक है, यानी कि एसिड के उल्टे, जिसको अपन ये बोल सकते हैं कि एल्केलाइन यानी कि बेस, ठीक, यानी कि पेट के अंदर जब एसिडिटी वगैरह होती है तो अब इसको ये बेकिंग सोडा, थोड़ा सा सोडा खा लेने से इसका इफेक्ट एसिडिटी का खत्म हो जाता है। फिर ये सोडा एसिड या फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो जनरली ये सोडियम क्लोराइड भी है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जैसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे ना तो ये क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, जो कि क्या है वॉशिंग सोडा होता है। बट जैसे ही इसके साथ हमने कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा तो ये कंप्लीटली वॉशिंग सोडा कब कहलाएगा, वरना आप ऐसा माइंड में रखोगे कि सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा नहीं, उसके साथ एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर होना कंपलसरी है, तो ही इसे माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने में जिनका यूज किया जाता है, तो इसके यूजेस आएंगे केमिकल फॉर्मूला आएगा, ठीक है, इंडस्ट्री पर्पस में भी यूज किया जाता है। नाउ सोडियम कार्बोनेट्स इज यूज फॉर ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में दोनों ही टाइप के सोडा यूज किए जाते हैं, उधर वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर भी यूज होता है और वॉशिंग सोडा भी होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है। और इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस, यानी कि घर की साफ सफाई वगैरह में किया जाता है यूज, ठीक है। और उसके अलावा रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस, यानी कि कुछ वाटर इतना हार्ड होता है ना जो पानी साबुन के साथ झाग नहीं देता, सोप के साथ प्रॉपर फॉर्म नहीं बनाता है, तो उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर, और उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हार्डनेस रिमूव करना, दैट मीन्स कभी कभी आपने देखा होगा सोप जो होता है वो वाटर के साथ फॉर्म नहीं बना पाता, जिसके कारण हमारे कपड़े बहुत अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे क्लोथ जो बहुत जिसमें बहुत जल्दी दाग है, जो नहीं निकल सकते साबुन से, क्यों क्योंकि वाटर हार्ड है, कुएं का या हैंडपम्प का पानी आप यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे गंदे कपड़ों को धोने के लिए हार्ड वाटर क्या करता है, सोप के साथ प्रॉपर फॉर्म नहीं बना पाता, तो इसलिए हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। और डिटर्जेंट्स मतलब वॉशिंग सोडा, ताकि जैसे ही हमने वॉशिंग सोडा डाल दिया तो वाटर की हार्डनेस को कम कर देगा और प्रॉपर क्लीनिंग कर देगा क्लोथ्स की, ठीक है। तो अब हमें ये देखते हैं कि क्या जो क्रिस्टल होते हैं किसके, सॉल्ट के, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी तक, NaCl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये सब सॉल्ट है। तो क्या ये रियली ड्राई, क्या वास्तव में ये ड्राई फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी की है कि कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल ले लिया और उसके एक ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है, ट्यूब एकदम ड्राई है और कॉपर सल्फेट का कलर हीट करने के बाद वॉच कर रहे हैं कि क्या इनका कलर चेंज होता है। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि वाटर की जो ड्रॉप है ना वो यहाँ आसपास चिपकती जा रही है। ये जो ट्यूब है ना, ग्लास ट्यूब, ये पहले बिल्कुल ड्राई थी, पर
जब आप इसको हीट कर रहे हो तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड थे वो वाटर वेपराइज होकर इस ग्लास के ऊपर आसपास चिपक रहा है, ठीक है। ये जैसे ये एक लेयर बना ली चिपक के, यहाँ कुछ ड्रॉप चिपक गई है, तो वो हमने देखा कि इसमें से वाटर इवापोरेट हुआ, ठीक है। अब हमें क्या नोटिस करना है कि क्या इसका जो ब्लू कलर है, हमने लास्ट टाइम पे 9th में आपको मैंने दिखाए थे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, वो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। हमने इसका सॉल्यूशन भी बनाया था और आयरन नेल भी डाली थी उसमें। तो क्या हीट करने के बाद इसके क्रिस्टल का कलर चेंज हुआ, तो हमें इतना तो पता चल गया कि उसमें से जो वाटर था वो धीरे धीरे इवापोरेट हो चुका है, यानी कि कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल है वो हमें बिल्कुल ड्राई फॉर्म में मिल चुका है, ठीक है। और जब हमने उस क्रिस्टल को हीट करा तो उसमें से वाटर उड़ चुका, मतलब वो ड्राई फॉर्म में तो आ गया। और उसके बाद जैसे ही उसको हमने फिर से मॉइस्चर प्रोवाइड किया, मॉइस्चर मतलब वाटर प्रोवाइड किया, तो हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर होता है क्रिस्टल का वो रीअपियर यानी फिर से दिखने लग जाता है। क्या समझे आप लोग? जैसे ही इसे हीट करेंगे इसमें से वाटर इवापोरेट हो गया तो इसका ब्लू कलर भी डाउन हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और अगेन हमने इसे फिर से मॉइस्चर में रख दिया, इसे फिर से वाटर मॉलिक्यूल मिल गया, तो ये फिर से अपने रियल ब्लू कलर में रीअपियर्स यानी फिर से दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ जो प्रेजेंट होते हैं तब जाके उसका एक फॉर्मूला बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये जो सोडियम कार्बोनेट था, ये लिखा है ना 10H2O, ठीक है। तो खाली Na2CO3 को आप वॉशिंग सोडा नहीं बोल सकते। आपने सोचा कि जहाँ भी ये फॉर्मूला दिखे ये वॉशिंग सोडा नहीं, इसमें पीछे वाटर मॉलिक्यूल की काउंटिंग फिक्स होती है। कैसे पता चला? एक एक्टिविटी से, कि अगर हमने सोडियम कॉपर सल्फेट है जो कि प्रॉपर ब्लू कलर का होता है, लेकिन उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को इवापोरेट कर दिया, तो आप देखो वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देगा, और लॉस करने के बाद वो उसका जो कलर है उससे ही समझ में आ जाता है, कलर धीरे धीरे डल हो जाता है। और जैसे ही वाटर प्रॉपर ऐड हो गया तो फिर से वो ब्लू कलर का क्रिस्टल बन जाता है, यानी कि अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आ गया। तो इस तरीके से जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, इसी प्रोसेस को हमने क्रिस्टलाइजेशन कहा है, यानी कि किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल को प्रॉपर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवा के उसकी प्रॉपर्टी बनाए रखना, ठीक है। और वो भी कैसे? उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर वो फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि एक कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए वाटर के? 5H2O। अब ये फिक्स है। अब आप अगर इसमें से वाटर को हटा दोगे ना ये 5H2O को, तो इस कॉपर सल्फेट की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। सेम उसी तरह सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट है ना, अगर इसके अंदर आपने 10H2O ऐड नहीं किया तो ये वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करेगा, है ना। सेम उसी तरह अगर आप जिप्सम का क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। जिप्सम क्या होता है? एक स्टोन टाइप का, एक पत्थर जैसा, एक रॉक पीस टाइप का सब्सटेंस होता है जिसे हम हार्ड करते हैं, जिसमें हम वाटर ऐड कर दें तो वो POP बन जाता है। तो देखो जिप्सम CaSO4 0.2H2O, तो अगर जिप्सम की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है? जिसमें CaSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। अब अभी तक हम ये कैल्शियम सल्फेट को हमने क्या कहा? जिप्सम, बट नहीं, इसमें अगर 2H2O मॉलिक्यूल नहीं रहा तो फिर ये जिप्सम की तरह काम नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ही हमने इस जिप्सम को, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 0.2H2O, है ना, यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इनटू इसके साथ कितने मॉलिक्यूल ऐड है वाटर के? 2 मॉलिक्यूल है। अब जैसे ही हमने इसको हीट किया कितने पे? 373, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में -273 करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसे हीट करते हैं तो इसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल लॉस होने लग जाते हैं, वाटर इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वाटर इवापोरेट हो जाता है तो इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाता है 100 डिग्री पे। तो फाइनली क्या बचता है? कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O का सिंपल हाफ ही मॉलिक्यूल बचता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि आधा वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। हेमीहाइड्रेट याद रखना, हेमी वर्ड मतलब आधे को रिप्रेजेंट करता है, तो हेमीहाइड्रेट मतलब आधा मॉलिक्यूल रहता है वाटर का। ये 2 मॉलिक्यूल में से 1.5 मॉलिक्यूल 100 डिग्री पर इवापोरेट हो जाता है वाटर, और इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि किसी भी सॉल्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की
काउंटिंग हमेशा इक्वल होती है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये फिक्स होगी, मतलब हमेशा इक्वल का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट की बात करें उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो अगर हम इसमें 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के लेते हैं तो यहाँ पर मुझे टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी वो फिक्स रहेगी, और अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आया तो वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस कर देता है। उसका एग्जांपल हमने यहीं से ले लिया जिप्सम को। जिप्सम को जब हमने हीट किया उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही इवापोरेट हो गए तो फाइनली हाफ मॉलिक्यूल बचा। हाफ मॉलिक्यूल बनने से जिप्सम जिप्सम के फॉर्म में नहीं रहता, उसमें क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो गई, और वो जो चेंज हुआ वो सब्सटेंस क्या कहलाया, पीओपी। पीओपी को आपने देखा होगा अपनी जनरली आजकल तो सारे ही घरों में ऐसा होता है, जो रूफ होती है हमारी, है ना, उसके इंटरनल डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पीओपी डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आपने देखा होगा जो स्टैचू यानी कि मूर्तियाँ बनती है जो पानी में ना गले, ठीक है, वैसी मूर्तियाँ भी पीओपी की बनाई जाती है। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेरिस की एक जगह से ये जो जिप्सम नाम का सब्सटेंस है ना, जिससे हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया, जिसको हीट करके, वो जिप्सम पेरिस से मिला है, इसलिए उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर वर्ड मतलब क्या, इसका मेन काम है कोटिंग करना। कोटिंग करना मतलब डेकोरेशन तो ठीक है आजकल यूज होता है, पर प्लास्टर मतलब जैसे बोन्स वगैरह उस पर जो पट्टा चढ़ता है आपने देखा होगा, तो वो भी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। ठीक है, जैसे बोन्स वगैरह क्रैक हो जाती है ना, डॉक्टर डायरेक्ट 1 मंथ 2 मंथ के लिए हमारे पैर फ्रैक्चर होने पर उस पर पट्टा लगा देता है, तो ये जो पट्टा बनता है वो किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, तो इसको डॉक्टर भी यूज़ करते हैं प्लास्टर पर्पस के लिए। पहले डॉक्टर लोग वो यूज़ करते थे चूने का पट्टा, ठीक है, जो कि क्या होता था, बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करता था, उसके कारण स्किन पर छोटी छोटी इन्फेक्शन और ये सारी कंडीशन क्रिएट होती थी, क्योंकि लगातार अगर 1 महीने तक कोई पट्टा बनता है तो स्किन अंदर से ब्लिस्टर होने की कंडीशन या स्किन इन्फेक्शन ऐसा हो जाता था चूने की गर्मी से। तो उसकी जगह आजकल क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक बार अच्छे से सेट हो जाए तो फिर वो बोन्स को भी बहुत अच्छे से सेट कर देता है। फिर हम कितना भी मूवमेंट कर भी लेना तो हमारे जो जहाँ जहाँ प्लास्टर चढ़ाया होता है वो पोर्शन एकदम फिक्स्ड रहता है। फिक्स रहने के कारण बोन अच्छे से ज्वाइंट हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है मेडिकल साइंस में। उसके अलावा जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर को वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, तो आपने देखा था कि वाटर हीट करा तो वाटर निकल गया, तो वो जिप्सम से क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगेन वही वाटर था मैंने ऐड कर दिया। देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था, हाफ मॉलिक्यूल तो था ही, उसमें 1.5 जो चला गया था वो मैंने फिर से ऐड कर दिया वाटर, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम, क्योंकि अब 1.5 एंड हाफ टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके साथ ऐड हो गए, तो ये अगेन जिप्सम बन गया। तो दोनों रिवर्स है, जिप्सम को फिर हीट करूंगी 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगी तो वो जिप्सम बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है क्रिस्टल का कि अगर हाफ कैल्शियम सल्फेट है, दोनों ही कैल्शियम सल्फेट है, पर एक में हाफ मॉलिक्यूल होने के कारण इसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज है। ये भी एक सॉल्ट है और ये भी एक सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट, लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होने के कारण इसकी प्रॉपर्टी चेंज है। तो इस सबको क्या समझ में आया कि जब भी किसी सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं तो वो उसकी वही प्रॉपर्टी बनाए रखता है, और वाटर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुए तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। देखो ये इसके जनरल यूज है डेकोरेशन पर्पस के लिए, स्टैचू बनाने के लिए, डॉक्टर ये प्लास्टर चढ़ाने के लिए, बोन्स को प्रॉपर जॉइंट करने के लिए। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मैं आपको बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, अब नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। ठीक है, और कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है और इसकी यूजेस क्या। ओके, थैंक यू।